ये जो टॉक है वो हर एक ऐसे बच्चे की है जिसके दिमाग में प्रिपरेशन के समय ये क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो बाकी बच्चों के साथ मैं कंपटीशन कर रहा हूँ वो क्या इक्विटेबल है। स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम भी करीब 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, तो 1000 सीट्स हैं, 500 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, क्या मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा हर एक उस बच्चे के दिमाग में आता है जिसका कि एकेडमिक रिकॉर्ड इन तरह के कॉलेजेस जो ब्रांडेड कॉलेजेस हैं, IITs, IIMs, NIT एक्सेट्रा से नहीं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये टॉक मैंने ऑनलाइन भी दी हुई है, बट फिर मुझे ये थॉट आया कि ऑनलाइन टॉक के बाद अगर मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं उनसे अगर मैं फ़िज़िकली मिल लूँ तो ठीक है, एडिशनली बेटर रहेगा। जब मैं कभी भी किसी यूथ से बात करता हूँ और डिस्कशन होता है कि सिविल सर्विसेज में मैं अपीयर करना चाहता हूँ एंड ऑल, तो कॉन्वर्सेशन ये इस डायरेक्शन में चला जाता है कि वो मुझसे पूछता है कि सर मैंने तो IIT से पढ़ाई नहीं की है, मैंने IIM से पढ़ाई नहीं की है, मेरा जो एकेडमिक करियर है वो बहुत एवरेज स्कूल्स और एवरेज कॉलेजेस से है। UPSC के एग्ज़ाम में देखता हूँ बहुत सारे लोग IIT IIMs वाले लोग होते हैं, तो क्या मेरा हो सकता है, शुड आई प्रिपेयर। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे यूथ मुझसे पूछते हैं। तो जब ये यूथ पूछते हैं तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही मैं एक टॉक बनाता हूँ। मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है। मैं IAS में था 1994 से लेके 2024 तक 30 साल मैंने IAS में काम किया। मेरा BTech है वो 88 से 92, मैं खुद अदरवाइज़ मैं एक IITian हूँ। 88 से 92 तक मैंने IIT कानपुर में पढ़ाई की। 93 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिखा और 94 में मेरा IAS में हुआ। आंध्र प्रदेश काडर में मैं 30 साल रहा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और जैसा मैंने बोल रहा था कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं, ऐसे हर एक ये जो टॉक है वो हर एक ऐसे बच्चे की है जिसके दिमाग में प्रिपरेशन के समय ये क्वेश्चन आता है कि क्या इक्विटेबल है, क्या मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो बाकी बच्चों के साथ मैं कंपटीशन कर रहा हूँ वो क्या इक्विटेबल है। मैंने तो नहीं की हुई IIT से पढ़ाई, मैंने IIM से पढ़ाई नहीं की हुई है। मेरे तो 10th में शायद 60% आए, 12th में 65% आए, ग्रेजुएशन में मेरे 65% आए, 55% आए। और आजकल जो नंबर आते हैं 8 लाख स्टूडेंट्स लिख रहे हैं सिविल सर्विसेज UPSC एग्ज़ाम, स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम भी करीब 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, तो 1000 सीट्स हैं, 500 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, क्या मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, क्या 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 मैं मेरा होगा। ये क्वेश्चन हमेशा हर एक उस बच्चे के दिमाग में आता है जिसका कि एकेडमिक रिकॉर्ड इन तरह के कॉलेजेस जो ब्रांडेड कॉलेजेस हैं, IITs, IIMs, NIT एक्सेट्रा से नहीं है। तो इसका आंसर मेरा है ऐसे सारे यूथ के लिए जिनका बैकग्राउंड IIT, IIMs, NIT, AIMS एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली, इस तरह का जिनका बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए मेरा आंसर है कि अगर कि UPSC की प्रिपरेशन आपको जरूर करनी चाहिए। आपको UPSC की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके मन में ये डिसीजन आ गया है कि मुझे UPSC का एग्ज़ाम करना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है, मुझे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम मुझे लिखना है, प्रिपेयर करना है, तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्या है कि मैं ऐसा बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर मैं ये देखूं, मैं देखूं, मैंने इतने लास्ट 30 साल में मैंने हर एक साल के स्टूडेंट्स के जिनका सिलेक्शन होता है उनका मैंने जब अगर लार्ज डेटा, जिसको बोलते हैं लार्ज डेटा एनालिसिस,
मैं बहुत सारे बच्चों का मैंने डेटा बैकग्राउंड देखा जिनका सिलेक्शन हुआ, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जिनका हुआ। जब मैंने उनका एनालिसिस किया तो एनालिसिस में ये मैंने पाया कि अगर हम एक्स एक्सेस में हम लिखें, अगर हम एक्स एक्सेस में लिखें कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, कितने परसेंट मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए एवरेज 10 12th ग्रेजुएशन में, 70% आए, कहाँ से पढ़ाई की, आईआईटी से की या नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अगर इन सबको हम एक्स एक्सेस पे लें, मैंने प्लॉट करने की कोशिश की, और वाई एक्सेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को अगर मैंने प्लॉट किया तो मैंने पाया कि कोई कोरिलेशन नहीं है, जीरो कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं। मैंने कि अगर मेरे 10th में मेरे 50% मार्क्स आए हैं, 12th में 50% आए हैं और ग्रेजुएशन में भी 50% आए हैं, वो भी रिलैक्स कर सकते हैं। उनका भी उतना ही चांस है सक्सेस का जितना कि आईआईटी के प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट का है, एम्स के प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट का है। बड़ी विचित्र सी बात है। मेरा तो बहुत ही एवरेज बैकग्राउंड है, और एक और है वो एकदम आईआईटी का टॉपर है, एम्स का टॉपर है। बट जब एग्जाम शुरू की में सक्सेस की रेट की बात है, दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। मैंने अपने कॉलेज के मेरे कॉलेज में मैं फॉलो कर रहा था अपने से 5-6 साल सीनियर जो स्टूडेंट्स थे मेरे कॉलेज में जिन्होंने प्रिपरेशन की, और मेरे से 5-6 साल जूनियर जब तक मैं फॉलो कर पाया उनको मैंने फॉलो किया। और मैं अगर उन सबको एक सेट में डालूं और सबका पासिंग परसेंटेज जो आईआईटी का है उसके अराउंड उनको रैंक करूं, आईआईटी में बोलते हैं इसको कम्युनिटिव सीपीआई, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो हमारे पासिंग क्यूमुलेटिव मार्क्स होते हैं वहाँ पर क्यूमुलेटिव पासिंग क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं सीपीआई। तो सीपीआई होती है हाईएस्ट 10 होती है, लोएस्ट 1 होती है। तो अगर मैं 10 से 1 और 9.9, 9.8, 9.7, 9.6 ऐसे होती है आईआईटी कानपुर में। तो मैं अगर उस हिसाब से सबको रैंक करूं, 10 से लेके 10, 9.9, 9.8, 9.7 और से लेके अगर मैं 1.0 तो सबको रैंक करूं, और रैंक करके अगर उनको मैं 4 में बांटूं, अगर उनको मैं 4 ग्रुप में बांटूं, ग्रुप ए जो हाईएस्ट, ग्रुप बी, इनको ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप और डी ग्रुप, बेस्ड ऑन देयर बीटेक के पासिंग परसेंटेज के हिसाब से। और समझूं कि जब ये जो जितना जो 8-10 साल का जो मैंने डेटाबेस लिया था अपने कॉलेज का, उसमें जो टॉप ग्रुप में थे, ए ग्रुप में थे, उनका किस अटेम्प्ट में हुआ, जिनका हुआ, बी ग्रुप वालों का किस अटेम्प्ट में हुआ, सी ग्रुप वालों का किस अटेम्प्ट में हुआ, और डी ग्रुप वालों का किस अटेम्प्ट में हुआ। उस समय हमारे समय में 4 अटेम्प्ट होते थे। तो अगर हम इसको देखें तो मैंने क्या पाया, ये करीब 10 साल का डेटा लेके मैंने क्या पाया कि जो ए ग्रुप वाले बच्चे थे उनमें से कुछ बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, कुछ का सेकंड में हुआ, कुछ का थर्ड में हुआ, कुछ का फोर्थ में हुआ। बी ग्रुप वालों का भी कुछ का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, कुछ का सेकंड में हुआ, कुछ का थर्ड में हुआ, कुछ का फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ। सी ग्रुप वालों का भी कुछ का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, कुछ का सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, कुछ का थर्ड ग्रुप में हुआ और कुछ का फोर्थ में हुआ। और डी ग्रुप वालों में भी कुछ का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, कुछ का सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, कुछ का थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, कुछ का फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ। कोई कोरिलेशन। अदरवाइज अगर बहुत लॉजिकल सोचें तो लॉजिक क्या होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ग्रुप वालों का फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, फोर्थ का फोर्थ। ये तो लॉजिकल है।
मैं बीटेक में लिया है, ब्रांच में शायद उनमें से सब में जो ऑप्शनल भी, कुछ ने इंजीनियरिंग में से ऑप्शन लिया, किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री ऑप्शन लिया, किसी ने एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया। बट ऐसा नहीं है, सारे ग्रुप में से सबका कुछ कुछ का ए फर्स्ट में, कुछ का सेकंड में, कुछ का थर्ड में, कुछ का फोर्थ में। अगर हम इंडिविजुअल केसेस देखें और देखें कि जिन लोगों का हो रहा है उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, मैं 2-3 केस बताता हूं। एक केस मुत्याल रेवू। अब आप अपने मन से सोचिए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इस लड़के से बेटर है कि नहीं, अभी तक का आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। मुत्याल रेवू तेलुगु मीडियम, 10th तक तेलुगु मीडियम, 11th-12th नहीं किया। ज़्यादातर जो बच्चे का एकेडमिकली सुपीरियर माने जाते हैं वो 11th और 12th करते हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम में करें, चाहे पीसीएम से करें, चाहे बायोलॉजी से करें, आर्ट से करें, कॉमर्स से करें। ये 10th के बाद ये पॉलिटेक्निक चला गया, इन 11th-12th भी नहीं किया। फिर पॉलिटेक्निक में रहने के बाद 3 साल बाद किसी ने बताया देखो पॉलिटेक्निक करोगे तो उतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम ना डिग्री में कन्वर्ट कर लो। इवनिंग क्लासेस करके डिग्री में कन्वर्ट की पॉलिटेक्निक को, तेलुगु मीडियम पॉलिटेक्निक को इवनिंग क्लासेस करके, वारंगल में इवनिंग क्लासेस करके इसको अपने डिग्री में कन्वर्ट किया। 2007 में इसकी रैंक कौन सी आई? इससे ऊपर वो रैंक हो सकती है क्या? फर्स्ट रैंक, द टॉपर ऑफ 2007 यूपीएससी, मुत्याल रेवू राजू, पॉलिटेक्निक, तेलुगु मीडियम, पॉलिटेक्निक, इवनिंग क्लासेस में डिग्री में कन्वर्ट किया। शायद इससे भी ऊपर रैंक आती, वो भी आ सकती थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस रूम में जितने बच्चे बैठे हुए हैं उसमें किसी का भी एकेडमिक जर्नी इंस्टीट्यूशन वाइज इससे लोअर है क्या? फर्स्ट से भी शायद, इसकी तो फर्स्ट रैंक आई, फर्स्ट रैंक। दूसरा केस, रोनाल्ड रोज, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कहां से पढ़ाई की? तमिल मीडियम। फिर क्या किया 11th-12th में? ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया, ना बायोलॉजी लिया, ना कॉमर्स लिया, ना आर्ट्स लिया। वोकेशनल एजुकेशन, कृषि, क्राफ्ट, हम बोलते हैं ना क्या कर रहे हो, वोकेशनल कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, क्राफ्ट कर रहे हो, ये और उस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप का के सब्जेक्ट्स लिए। और फिर ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अगर आप आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में किसी भी आदमी से पूछेंगे इस ऑफिसर के बारे में, बहुत स्टार ऑफिसर हैं वहाँ के, बहुत स्टार माने जाते हैं, रोनाल्ड रोज, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से कितनों का एकेडमिक जर्नी इससे लोअर है क्या किसी की? उसके बाद आईएएस में आने के बाद MBA फ्रॉम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, journey from Open University to IAS to MBA from MIT USA। ये है रोनाल्ड रोज। तीसरा, नॉर्थ इंडिया का केस, ज्यादा फेमिलियर होगा, कुछ कनेक्ट भी कर पाएंगे। हिमांशु, 12th के बाद, एग्जाम के बाद कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, 65% इन बीटेक, 2 बैकलॉग, 2 सप्लीमेंट्री।
लोगों ने बोला होगा भैया नौकरी कहीं पर नोएडा में नौकरी ले लो, बैकलॉग आ रही है तुम्हारी, पहले नौकरी ले लो फिर देख समझ लो लाइफ को अपने। फर्स्ट अटेम्प्ट 77th रैंक। सिमिलर है, सिमिलर है। तो ऐसा क्या है, हम ऐसा क्यों नहीं, हमारा मन इसको क्यों नहीं मानता हमारा मन की ये सच है। हमारा मन इसलिए नहीं मानता इस बात को, चाहे हम एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देखें, हमारा मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमने अपने खुद के 11th 12th में देखा था कि जो बच्चे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे थे उन्हीं का जेईई में सिलेक्शन हुआ था, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छे थे उन्हीं का नीट में या पीएमटी या सीपीएमटी में सिलेक्शन हुआ था। तो अब मेरा मन ऐसा बोलता है कि वो भी एक नेशनल कंपटीशन था, उसमें 11th 12th में जिन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी थी, जिसमें वो अच्छे स्टूडेंट्स थे, इसलिए उनका जेईई में हुआ। जिनकी बायोलॉजी अच्छी थी, केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी थी, उनका पीएमटी सीपीएमटी में हुआ। तो उसी कोरिलेशन से जिनका परफॉर्मेंस 10th से लेके ग्रेजुएशन तक एकेडमिकली अच्छा होगा उनका यूपीएससी में होगा। मेरे को डिसएडवांटेज है, मुझे टेंशन होती है, मुझे ऐसा डिसएडवांटेज है। ये बात बार बार मेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में आती है। बट द क्वेश्चन ये पूछना है कि ये सारे चमत्कार क्यों हैं, ये सारे चमत्कार कहां से आ गए। और फिर ऐसे कोरिलेशन ही नहीं आया। आपने देखा फर्स्ट जो टॉपर थे उनका भी 4th अटेम्प्ट में हुआ, और शायद नहीं भी हुआ उनमें से कुछ लोगों का। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या है ऐसा। सच है कि शायद वो नहीं समझ पाए कि किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। मुझे तैयारी करनी थी मैथमेटिक्स की जेईई में लिखने के लिए, और मैं साल भर पढ़ता रहा बायोलॉजी। होगा क्या मेरा फिर आईआईटी में, बहुत पढ़ाई की बायोलॉजी के साथ, और सब्जेक्ट पढ़ना था मैथ्स, और बैठ गए जाके आईआईटी में। होगा क्या। तो उन बच्चों ने शायद वो एकेडमिकली, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, बट वो 3 सब्जेक्ट समझ नहीं पाए कि कौन से वो 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और वो गलत सब्जेक्ट की तैयारी कर पाए, इसलिए उनका नहीं हुआ। और जो दूसरे बच्चे थे वो बच्चे, उन्हें मालूम था कि ये 3 सब्जेक्ट करेक्ट सब्जेक्ट हैं, इनकी तैयारी करो तो होगा, और उन्होंने उन सब्जेक्ट की तैयारी की और उनका हो गया। तो इसको मैं बोलता हूं, वो कौन 3 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को मैं बोलता हूं। मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है, मैं बोलता हूं पीपी की गारंटी। अगर तुम इस 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो तो मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं। और इस 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के बाद किसी का नहीं होता है तो मेरे पास आए, मैं कोई भी कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार हूं, या मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि तुम इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी करो, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो मेरे पास आओ, बोलो सर आपने तो ये 3 सब्जेक्ट बोला था इस तैयारी करने के लिए, मेरा नहीं हुआ, अब मुझे आप कॉम्पनसेशन में डैश 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 करिए। वो डैश 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 करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं ये नहीं बोलता कि यही मंत्र और यही तरीका है, इससे ही हो सकता है। हमारी जब तबीयत खराब होती है तो हम 3 डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉब्लम सेम ही रहती है, 3 डॉक्टर 3 डिफरेंट मेडिसिन लिखते हैं और तीनों से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बहुत सारे पाथ हैं, मुझे जो पाथ समझ में आती है, मेरी जो मेडिसिन मुझे समझ में आती है, वही मेरा मंत्र है, और वही मैं मंत्र बताने के लिए आया हूं। बट यही क्या केवल मंत्र है, इसके अलावा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं बोलता। मैं अपने मंत्र की गारंटी दे सकता हूं,
मैं दूसरे के मंत्र के से भी हो सकता है, मैं क्यों बोलूं उस मंत्र से नहीं हो सकता, बट मेरे मंत्र से ना हो इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या है वो, क्या है वो मंत्र, कौन से वो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम प्रिपरेशन करें तो, और फिर प्रिपरेशन करने के बाद अच्छी से फिर पीपी सर के पास जाएं और बोले हमारा नहीं हुआ है, अब हमें कॉम्पनसेशन में तुम हमें 100 करोड़ रुपए दो। सब्जेक्ट 1, माइंड में 4 साल की, ये 4 साल की जर्नी है। माइंड में पहले, अपने माइंड में, वो ये 4 साल की जर्नी है, बीटेक भी कर ले, ग्रेजुएशन भी हो गया, अब तो कमाने का टाइम आ गया, कमाने की लाइफ, अब तो एकदम अपने उसकी काम, उसका टाइम आ गया। 4 साल, अरे इतने पीछे हो जाएंगे अपने जिनके साथ 12th किया था, ग्रेजुएशन किया था, उतने से पीछे हो जाएंगे, 4 साल के लिए करेंगे। जिसके अंदर ये सोच आई उसका नहीं होगा। जिसके अंदर ये सोच आई कि मैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जॉब का अटेम्प्ट कर रहा हूं, 4 साल में अपने लाइफ की नहीं दे सकता, 4 साल नहीं दे सकता। अरे लोग मेयर बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, लोग जिला परिषद ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते हैं। 5 साल की नौकरी के लिए वो 5 साल प्रिपरेशन करते हैं। मैं बहुत मेहनत की, मैं एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मैं ब्लॉक प्रमुख बना गया, जिला परिषद चेयरमैन बन गया, मेयर बन गया। कितना टर्म होता है? 5 साल। यहां 30 साल का टर्म है। 30 साल वही काम, जो काम एक मिनिस्टर और एक एमपी और एक मेयर और जिला परिषद चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख जो करता है, एग्जैक्टली वही काम, वही आइडेंटिटी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही रिकॉग्निशन सोसाइटी में करने के लिए 30 साल तक वो मुझे दे रहा। वो बेचारे 5 साल करके 5 साल का टर्म लेते हैं, हमें 1 ही साल करके 30 साल का टर्म ले रहे हैं। बैलेंस लग रहा है? बैलेंस लग रहा है? और कौन है ये जॉब, कैसी है? अरे ये दुनिया की बेस्ट जॉब्स हैं, बेस्ट जॉब्स। जब मैं पढ़ता था कॉलेज में तो किसी ने बोला नहीं नहीं, इंडिया में ना ये बहुत है, ये गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज है, ये यूएसए में कोई क्रेज व्रेज नहीं होता गवर्नमेंट जॉब का, ये इंडिया में ही है। वहाँ पर तो सब लोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ कोई जॉब नहीं होता। तो मैं 2009 में पढ़ने के लिए अमेरिका गया। मैंने 1 साल अमेरिका गया। तो समर में उन्होंने बोला कि आपको समर में आपको फील्ड वर्क करना। तो मैंने फील्ड वर्क किया और उसका टॉपिक लिया गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट जॉब्स इन यूएसए। मैं यार कंपेयर तो करूं क्या है। इतना बोला जाता है यूएसए में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं देखूं तो क्या है। तो उस समय जब पढ़ने गया था, उससे पहले मैंने डीएम के अलावा बहुत सारी पोस्ट की थी नगर निगम की, जो होते हैं मुख्य म्युनिसिपल कमिश्नर और आयुक्त नगर निगम, तो मैंने बहुत सारे किया था। तो मैं पहले नगर निगम से शुरू करते हैं, मुख्य आयुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर नगर निगम से शुरू करते हैं। तो मैं गया वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलने। वो सिरैक्यूज़ एक छोटी सी सिटी थी, पॉपुलेशन 50,000 आंध्र इंडिया में ग्राम पंचायत, बड़ी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इन सब की पॉपुलेशन होती है। उससे मैं मिलने गया तो उसने पूछा कि मैं नगर निगम हूँ सिरैक्यूज़ का, नगर आयुक्त हूँ सिरैक्यूज़ का, आपने किया हुआ है? मैंने कहा मैंने किया है, मैंने आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा नगर निगम में मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर किया है, गुंटूर सिटी में भी म्युनिसिपल कमिश्नर किया है। तो उसने मुझसे पूछा आपका दिन कैसे शुरू होता है? तो मैंने कहा मेरा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। मैं 5 बजे सुबह उठ के फिर रोड पे जाता था, देखता था कि स्वीपर्स हैं स्वीपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस रात को हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी, रोड्स के रिपेयर ठीक से की कि नहीं हमारे इंजीनियरों ने।
तो सुबह मैं 5 बजे से 8 बजे तक रोज मैं अपनी जिप्सी ले जाता था और जिप्सी से मैं रोज सुबह 5 से 8 बजकर ये देखा करता था। ये मेरी दिनचर्या होती थी। तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो 50,000 पॉपुलेशन की सिटी का म्युनिसिपल कमिश्नर था, मैं तो विजयवाड़ा का था। मेरी पॉपुलेशन तो 12-13 लाख थी विजयवाड़ा में, उसकी तो 50,000 थी। तो कहता हाँ मैं भी यही काम करता हूँ, मैं भी सुबह इंस्पेक्शन करता हूँ जैसे आप सुबह करते हैं, मैं भी अमेरिका में इंस्पेक्शन करता हूँ। डिफरेंस है कि आप जिप्सी से इंस्पेक्शन करते हैं, मैं हेलीकॉप्टर से इंस्पेक्शन करता हूँ। म्युनिसिपल कमिश्नर 50,000 पॉपुलेशन, म्युनिसिपैलिटी ने उसे हेलीकॉप्टर दिया हुआ है। कहता है अब चलिए घर चलते हैं, आपको हेलीकॉप्टर में घर ले चलते हैं, आपको अर्ली डिनर, पता नहीं क्या हाई टी अर्ली डिनर कराते हैं, आपको घर ले चलते हैं। हम उसके हेलीकॉप्टर में बैठा, मैं उसके और हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से उसके घर आया, घर पे लैंड हुआ। तो हम लोग जाते हैं जब अपने सिटी में कभी जाते हैं, डीएम का घर क्या है 5 एकड़ में, और देखो क्या घर है। वो एसपी का घर देखो, एक घर तो ऐसे वो 2-2 एकड़ में 3-3 एकड़ में घर है। हम उसके घर में उतरे, 50 एकड़ में घर है और नदी के किनारे, पूरा नदी के पूरा 2-1 किलोमीटर तक नदी चल रही, उसके बगल में 50 किलोमीटर बड़ा सा किले टाइप घर। उतरे उसमें, तो कहता आ जाओ फिर यहाँ पर बाहर बैठते हैं और मैं तुम्हारे लिए ये वेजिटेबल ये बुलाया उसने लोगों को, ये बनाइए, इनका इंडिया से आए हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से मैंने सारे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखा। तो मुझे बताया, कोई समझाए कि किस तरीके से अमेरिका के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो इंडिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से कम है, और किस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जिस जगह के, जिस देश के 50,000 हमारे यहाँ ग्राम पंचायत होती है, वहाँ के लोगों को हेलीकॉप्टर दे अगर जॉब करने के लिए, और घर में 50 एकड़ का घर नदी के किनारे दे, तो वो क्रेज नहीं हुआ क्या? बहुत क्रेज है अमेरिका में भी गवर्नमेंट जॉब्स का। बट ऐसा क्या था कि मेरे जो पढ़ने में बहुत तेज दोस्त थे, जो आईआईटी से यूएस गए, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब नहीं की और उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा में जॉब की। इसलिए की क्योंकि किसी भी देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉय वही बन सकता है जो उस देश का सिटीजन हो। और मेरे सारे दोस्त जो आईआईटी के बाद वहां पर गए थे, वो सिटीजन नहीं थे। अगर वो सिटीजन होते और वहां पहुंचते ही सिटीजनशिप अगर उन्हें मिल गई होती, तो डेफिनेटली उसमें से बहुत सारे लोगों ने भी यूएस सिविल सर्विस का एग्जाम लिखा होता। किसी भी देश के, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, किसी भी देश के यूथ का द ड्रीम जॉब्स आर गवर्नमेंट जॉब्स ओनली। इसके ऊपर कभी भी 1% डाउट मत रखना। चाहे वो जापान हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो अगर मैं वर्ल्ड की बेस्ट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं अपने माइंड में, मैं 4 साल के लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर सकता। ऐसा क्या है ये साल वेस्ट, ये कौन सा ये साल वेस्ट है? शायद आप लोग जब मेरे एज के आएंगे, जिस तरीके से मेडिकल में रिसर्च हो रहा है, तब तक शायद एंटी एजिंग पिल भी आ जाएगी। सब लोग इसी तरह से दिखेंगे जिस तरह से अभी दिख रहे हैं। सब 20-25 साल के दिखेंगे, 50-60 साल की उम्र में भी। और शायद तब तक अमर होने की भी दवाई आ जाए। ये लगाया, बटन लगाया, बहुत हो गया देश में, इस वर्ल्ड में बहुत लिए, ठक चले गए, नहीं रहना है और रहना है, रहो जितना रहना है। उसके लिए जब इतना डेवलप होने वाला है, क्यों नहीं मैं इस प्रिपरेशन को एक 4 साल की डिग्री की तरह देखता हूं?
क्या मुझे लगता है कि मैं डिग्री की तो उसको क्यों नहीं देख सकता? क्यों मेरे को ये फीलिंग आती है नहीं 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 करना है करना है करना नहीं, मैं 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकता, 2 साल से ज्यादा नहीं दे सकता? तो दिस इज द फर्स्ट मेंटल प्रिपरेशन फॉर ए 4 ईयर हॉल। है कि नहीं? है सब्जेक्ट में पास 100 मार्क्स, और नहीं तो फिर मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। दूसरा, मैंने तो बहुत प्रिपरेशन की, मेरा तो नहीं हो पाया, आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। क्या करते थे? तो मैं ना जॉब लेके फिर आके कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जाता था, कुछ नहीं करता, बहुत सिंसियरली तैयारी करता था। कितने बजे से कितने बजे तक करते थे? मैं रात के 7 बजे से शुरू होकर सुबह 2 बजे तक, मैं सुबह सुबह उठ जाता था 3 बजे। मंत्र ये है, मिनिमम भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है कि हमारे सारे सिस्टम्स, हमारा ब्रेन ये अब्जॉर्प्शन, रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन का टेस्ट है। तो मेरे दिमाग में ये अब्जॉर्प्शन रिटेंशन आना है, एब्जॉर्प्शन रिटेंशन आना है, तो इसके प्लस ही पढ़ना है, इसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। क्यों दुनिया के सारे ऑफिसेस, सारे एस्टैब्लिशमेंट क्यों इस टाइम पे रहते हैं? क्योंकि बायोलॉजिकली भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि इस समय हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव काम करता है। और हम नेचर से ही लड़ना चाहते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, मैं दिन भर सोऊंगा रात भर पढ़ूंगा, तो ठीक करो भाई, तुम मेरा मंत्र नहीं है फिर वो। बट अगर मिनिमम दिस उसके प्लस कर सकते हो, बोनस। सर ये कैसे करें सर? ये कैसे करें सर? हम शर्म आती है सर, मम्मी पापा से 5 रुपए भी मांगने में शर्म आती है सर, 10 रुपए मांगने में शर्म आती है सर, कैसे करें सर? हम तो बहुत सर, हम तो वी आर कमिंग फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली सर, कैसे सर, अब कैसे रह सकते हैं सर, नहीं रह पढ़ पाएंगे। कर लिया ना ग्रेजुएशन तक, उस 10th तक भी वही ट्रू था, 12th तक भी वही ट्रू था, ग्रेजुएशन तक भी वही ट्रू था। मैं अपने ग्रेजुएशन, मैं क्यों नहीं सोच सकता कि 10th प्लस 2 था, एक 12th प्लस 2 था, और 10th प्लस 1 था, 12th प्लस 1, ग्रेजुएशन प्लस 2, 1 प्लस 2 4 ईयर। ये किसने बोला? कहां से ये मेरे दिमाग में कंस्ट्रक्ट आया कि मैं 21 साल तक तो मम्मी पापा से पैसे ले सकता हूं, बट 25 साल तक नहीं ले सकता? किसने बताई ये बात? कहां से ये थॉट प्रोसेस आया है? और ठीक है, अगर इतनी ही सेंसिटिविटी हो रही है तो 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद 7 से 10 काम करो, 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक काम करो। जब मैं गया था, जब मैं जॉब में था, तो मैं कभी कभी ऐसी मीटिंग्स के लिए जाया करता था। तो मैं लंदन गया, मैं जर्मनी गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, जब यूएसए में तो मैं 1 साल ही रहा। और शाम को 7 से 10 बजे तक कहीं भी चले जाओ, किसी शॉप एस्टैब्लिशमेंट में चले जाओ, सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर हैं, भर के हैं। लंदन में चले जाओ और स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया के, हमारे यहाँ से, श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स वहां पर हैं। चाहे लंदन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ यूएसए में, वहां पर जाके तो 7 से 10 मैं किसी भी शॉप एस्टैब्लिशमेंट में काम करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने देश में करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये कौन सी शर्म है? ये अपनों से ही शर्म, परायों से कोई शर्म नहीं है। वो इतने इस तरह, मैं नहीं बताऊंगा कि आप सबको मालूम है, आप गूगल करते हैं, आप सब यूट्यूब देखते हैं, हर एक तरीके से हम काम करते हैं। और कितने कितने ब्राइट और किस किस फैम की बहुत अच्छी सारे तरीके के काम करते हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है, ये मेरा लाइफ लॉन्ग जॉब नहीं है। मेरा लाइफ लॉन्ग जॉब होगा जब मैं यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मेरा जो जॉब होगा वो मेरा कोर लाइफ लॉन्ग जॉब है। ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है टू सपोर्ट माय पोस्ट ग्रेजुएशन।
वही थ्योरी यहां क्यों नहीं आ सकती कि मेरा लाइफ लॉन्ग जॉब होगा, मेरा सिविल सर्विसेज के बाद जो प्रिपरेशन होगी वो जो मुझे मिलेगी जॉब, वो मेरी लाइफ लॉन्ग जॉब है। अभी जो मैं शाम को 7 से 10 बजे काम कर रहा हूं, वो काम मेरा केवल मेरे सर्वाइवल के लिए, प्रिपरेशन के लिए, कुछ पैसे कमाने का है। और उसके बाद अगर पैसे घटेंगे, वो पैसे मैं मम्मी पापा से मांगूंगा, बोल दूंगा पापा लोन अकाउंट में लिख देना, जॉब लेने के बाद वो भी मैं वापस कर दूंगा। क्यों नहीं मेरे अंदर ये बात? अब तो पुराने जमाने में डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, शायद उतने इकोनॉमी में इस तरह के आवरली टाइप बेसिस वाले काम नहीं थे। अब तो है, अब तो अवेलेबल है। और अगर एनसीआर में नहीं अवेलेबल है तो फिर वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल नहीं है, फिर दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है वह आवरली बेसिस पे काम, अगर एनसीआर में नहीं अवेलेबल है। पक्का अवेलेबल है, हमारा माइंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है उसको। नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना? पार्ट टाइम ही तो है। वो बीटेक कंप्यूटर साइंस गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एक्स, वहां पर अपना वो वहां पर जाके 2-3 घंटे पेट्रोल पंप में खड़े होने के लिए, मैं नहीं कह रहा कि पेट्रोल पंप में, मैं कह रहा हूँ वो खड़े होने के लिए तैयार है, रेस्टोरेंट पे काम करने के लिए तैयार है, वहां पर ग्रोसरी स्टोर में काम करने के लिए तैयार है। इंडिया में हम तैयार नहीं है। क्यों? क्यों? क्या वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जो इंडिया का वहां जाता है, इंग्लैंड में जाता है और यूएस में जाता है, और जब पढ़ते हुए काम करता है, तो क्या वो उसका लाइफ लॉन्ग नहीं है? वो सपोर्ट के लिए। तो जिन सब का ये आर्गुमेंट है कि मैं 9 से 6 प्रिपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, मेरे मंत्र के हिसाब से उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जो 9 से 6 काम करते हुए फिर सप्लीमेंट्री टाइम में प्रिपरेशन करते हैं, मेरा टेक है, मेरे मंत्र के हिसाब से, मेरी थ्योरी के हिसाब से उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। नहीं है तुम्हारा वो कोर। तुमने शुरू में ही बोल दिया ये मेरा नॉन कोर है, ये मेरा पेरिफेरल है, ये मेरा सेकेंडरी है, मेरा प्राइमरी नहीं है। जैसे ही तुमने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया ये मेरा प्राइमरी नहीं सेकेंडरी है, तो फिर ये रिजल्ट भी सेकेंडरी ही आएगा। और तीसरा, ये पता नहीं क्यों ऐसा है, झूठ नहीं बोलना है प्रिपरेशन में। लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना, प्रिपरेशन के टाइम झूठ नहीं बोलना। तपस्या है ये, तपस्या। तपस्या में झूठ बोलोगे कैसे? तो वर्ल्ड की बेस्ट जॉब चाहिए तुम्हें, तो उसकी तपस्या चल रही है, उसमें झूठ बोलोगे? आप क्यों यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन के लिए क्यों आए हैं? सर मुझे बहुत रिसर्च करना है सर, मुझे इस सब्जेक्ट का इतना मेरा इंटरेस्ट आ गया है कि मैं सबसे ज़्यादा रिसर्च करूँगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा, आ जाओ। आते ही सर मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है सर, मैं कल से आऊँगा, घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। झूठ। मैं क्यों एमटेक करने आया हो? सर मुझे इंजीनियरिंग में रिसर्च करना है, इंजीनियरिंग में अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है। झूठ। कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, पब्लिक सेक्टर में गए। सर आप क्यों आए आप यहाँ ज्वाइन करने पब्लिक सेक्टर में? सर वो इंडियन पब्लिक सेक्टर को एकदम प्राइवेट कमर्शियल सेक्टर की तरह बनाना है, मेरा ये वो इसी। हाँ वेरी गुड, आ जाओ मिलके हम करेंगे। वो मैनेजर बेचारा एकदम वो एक्साइट हो जाता है, अरे आ जाओ आज नया इंजीनियर ट्रेनी आया है, मिलके करेंगे। वो आए क्यों रहे हैं? प्रिपरेशन करने के। सब झूठ। जिन ने, मैंने देखा, जिन ने झूठ को बुनियाद बना के प्रिपरेशन की, चाहे वो अपने कॉलेज के टॉपर थे, एक का भी नहीं हुआ, एक का भी नहीं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। कुछ ऐसे लड़के थे मैं जानता था, मेरे जनरेशन के थे, मुझे उनसे ऐसी ईर्ष्या होती थी कि भगवान ने इसे तो मुझसे पढ़ने में बहुत तेज उसने बनने में बनाया है। यार तो भगवान इतना इनइक्वालिटी कैसे कर सकता है? मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे इतने ही मार्क्स आते हैं, और वो तो यार हमेशा यार मेरे से 20% मार्क्स ज़्यादा ले आता है। वो गए भाई साहब झूठ बोल के पब्लिक सेक्टर में नौकरी करने,
और मैंने तो बोला मैं नहीं करूँगा, मैं तो ये 3 फार्मूले जो मैंने बताया मैंने वो यूज़ किए, मेरा हो गया। एक दिन मेरे पास आया, कहता मुझे समझाओ कैसे प्रिपरेशन होती है। वो मैं मेरे से 20% ऊपर क्लास में आता था, वो मुझसे पूछ रहा है बताओ मुझे से प्रिपरेशन कैसे होती है, इसका फार्मूला क्या है। मैं बोला यार तुम झूठ से कर रहे हो, तुम झूठ से कर रहे हो, फिर सच तो आओ, सच में तो आओ। तुमने झूठ बोल के वो पब्लिक सेक्टर की नौकरी ली है, नहीं करेगा ईश्वर तुमको सपोर्ट। तो कुछ समझ में आया, जो भी था तो कुछ समझ में आया, रिज़ाइन किया, फिर प्रिपरेशन की। अभी है मेरे साथ ही मन, अब तो मैं बाहर आ गया, वो मेरे साथ था। यही है तपस्या, सत्य ही जीतता है। तो अपने आप से ये पूछिए इन 3 सब्जेक्ट में आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और इसमें तो रोज ही कर सकते हैं इवैल्यूएशन। मैं इम्पेशेंट तो नहीं हो रहा हूँ, तो 2 के बाद छोड़ दूंगा, मेरे मन में आ तो नहीं गया है वो बात। सेकेंड, रोज एवरी डे, सैटरडे संडे मंडे 365 डेज मैं पूरा ये कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और तीसरा, किसी छुपा तो नहीं रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। एक बुक है, वर्ल्ड में बेस्ट सेलर है, हर एक कंट्री में जाओगे पूछोगे मैनेजमेंट में विच इज द बेस्ट सेलर बुक, कितने लोगों ने पढ़ी है? हाथ खड़ा करें, कितने लोगों ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी। ये बुक क्यों बनी वर्ल्ड में हर एक कंट्री में बेस्ट सेलर? क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसमें फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे बैकग्राउंड, इररेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे बैकग्राउंड, अगर तुम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर 10,000 घंटे काम करोगे तो उस एरिया के वर्ल्ड के बेस्ट बनोगे, द बेस्ट, irrespective of your background. If you work on a project for 10,000 hours, you will become the best in the world. जिसको एग्जाम्पल में अगर बोले इसको कि किसी बोले मुझे वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बनना है, तो उसे कुछ नहीं करना है, उसे 10,000 बस जाना है, अपने मोबाइल फ़ोन को लेना है और स्टॉप वॉच रखनी है और जाके नेट्स पे बॉलिंग बॉल से 10,000 घंटे प्रैक्टिस करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन ना बन जाए। और ईयर बाय ईयर इसको ये क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और ईयर बाय इसको जो चैलेंज करके लेते हैं बाद में फिर इस थ्योरी से सरेंडर कर जाते हैं, कहते हैं ये सच है, मुझे पेंटिंग नहीं आती, मुझे वर्ल्ड का बेस्ट पेंटर बनना है, 10,000 घंटे पेंटिंग करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मैं वर्ल्ड का बेस्ट पेंटर ना बन जाऊं। मुझे किशोर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे किशोर कुमार से भी अच्छे गाने गाने हैं, 10,000 घंटे करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किशोर कुमार का रिकॉर्ड ना तोड़ पाओ। इसीलिए ये बुक बेस्ट सेलर है वर्ल्ड में आज भी हर एक कंट्री में। तो 10,000 घंटे को अगर हम अपने यहाँ इंटरप्रेट करें तो अगर मैं 10 घंटे रोज पढ़ता हूं, अगर मिनिमम 10 घंटे रोज पढ़ता हूं तो 9 to 5 तो था ही, प्लस 1-2 घंटे इधर उधर निकाल लिया, पर 10 घंटे भी पढ़ता हूं तो ये है 2 साल 8 महीने, 4 साल भी नहीं है, 4 साल तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिए, 2 साल 8 महीने बन गए। तो अगर आप मुझे कॉम्पनसेशन में 100 करोड़ रुपए मांगेंगे तो मैं भी जाके इससे ले लूंगा ना कॉम्पनसेशन, मैं तो बैक टू बैक ले लूंगा इससे जाके कि तुम तो बेस्ट सेलर बन गए 10,000 घंटे बोल के। और जो दूसरी मोस्ट बेस्ट सेलर बुक है, ये कितने लोगों ने पढ़ी है? एटॉमिक हैबिट्स। हाथ खड़ा करो, कोई कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करो। 2-3 लोगों ने पढ़ी।
इस बुक में ये बोलता है कि जो जब तक हम टिपिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचते और प्रिपरेशन करते रहते हैं, भगवान हमें कोई भी ऐसा मैसेज नहीं देता, कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं देता जो हमें बताए कि हमारी प्रिपरेशन कहां तक पहुंच गई है। भगवान तभी बताता है जब वो हमें रिजल्ट मिल जाता है। यानी ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैं 50वें 100वें स्टेप पे अगर सक्सेस है तो मैं 50th स्टेप पे हूं, 60th स्टेप पे हूं, 70th स्टेप पे हूं, 80th स्टेप पे हूं। भगवान ने हमें ये समझने की शक्ति दी ही नहीं है। उसको एग्जाम्पल किस तरह से देता है वो कहता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, -50 डिग्री टेम्परेचर पे हैं, तो हमें आइस है, आइस की तरह दिखता है। फिर हमने प्रिपरेशन शुरू की, थोड़ा गर्म किया, हीटिंग में चल रही है, -40 डिग्री पे आ गए। हमें नहीं समझ में आएगा -40 डिग्री पे आ गए हैं, क्योंकि -40 डिग्री पे भी ये आइस ही दिख रहा है। हम सोचते हैं हम तो -50 डिग्री पे ही हैं, बट एक्चुअली सच में हम -40 डिग्री पे आ गए हैं। बट ईश्वर ने हमें शक्ति नहीं दी है समझने की कि हम -40 डिग्री पे आ गए। उसके बाद और हमने प्रिपरेशन की, हम -30 डिग्री पे आ गए, बट वो क्योंकि आइसी दिखती है हमें लगता है हम तो -50 डिग्री पे ही हैं, बट एक्चुअली इन रियलिटी हम -30 डिग्री पे हैं। फिर और हीट हुआ, हम -10 डिग्री पे आ गए, तभी भी आईसी दिख रही है। हम सोचते हैं भैया हम तो -50 डिग्री पे हैं, -1 डिग्री पे आ गए, बट हमें लगेगा हम -50 डिग्री पे ही हैं। अरे अभी तो बहुत जर्नी करनी है, और -1 डिग्री 1 डिग्री और आया और ये पूरा पानी बन गया, तब हमें लगा यस सक्सेस आ गई। तो जब तक सक्सेस नहीं आती ड्यूरिंग प्रिपरेशन पीरियड, कभी भी हमें ये नहीं मालूम चलेगा हम कहां पर हैं। चाहे हम कितने डेली प्रैक्टिस टेस्ट लिख लें, चाहे हम कितने वीकली टेस्ट लिख लें, चाहे हम कितने मॉक टेस्ट लिख लें, नहीं मालूम चलेगा। ये बुक बोलती, मैं नहीं बोल रहा। तो द एसेंस इज कि बिलीव, डू आई बिलीव इन दिस ट्रू थ्योरी और नॉट। क्या मैं बिलीव करता हूं कि अगर मैं 10,000 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा ही? क्या मैं बिलीव करता हूं कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे को कभी कभी कॉन्फिडेंस कम होता है, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस कम इसलिए लग रहा है कि बार बार मेरा माइंड मुझे बोल रहा है मैं -50 डिग्री पे हूं, बट पता नहीं मैं किस डिग्री पे हूं, शायद मैं -1 डिग्री पे हूं। क्या मैं इसको बिलीव करता हूं? अगर बिलीव करता हूं तो पक्का है ये। और लास्ट में मैं जब अपने सीनियर्स के रूम में जाता था, वहाँ भी ये मुझे पोस्टर मिलता था। मैं कुछ दिनों तक मैंने अभी यंग बच्चों के रूम में गया, वहाँ भी ये पोस्टर मिला। मैं अपने यूएसए में जब मैं पढ़ने गया तो वहाँ पर मैं वहाँ तो बहुत सारे कंट्री के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके रूम में जाता था, वहाँ भी ये पोस्टर मिला था मुझे। ये पोस्टर जरूर अपने रूम में रखना चाहिए। ये जनरेशन बाय जनरेशन ये मोटिवेशनल सेंटेंस है। वो क्या बोलता है ये? लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस is the man who thinks he can. Start believing you are the district magistrate. Start believing you are the superintendent of police. Start believing that you are the ambassador of India, whatever your dreams are, whether IAS, IPS, foreign, income tax, customs, whatever your dreams are. Start believing you are that person. So start believing in your mind you are that person. डरो मत, सपना देखने के लिए डरो मत, बिलीव करो, and then start behaving like that, because sooner or later the man who wins is the man who thinks he can.
That's all my mantra from my side, friends. Thank you very much. Thank you very much. कोई भी किसी को कोई मंत्र के ऊपर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और कोई क्वेश्चन, कोई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं होता, कोई नॉन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं होता। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिससे मेरे मन में क्लैरिटी आए, वही सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होता है। सर ऐसा क्यों बोला जाता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग 9 to 5 PM तक पढ़ना चाहिए? तक नहीं, हाँ हाँ, मॉर्निंग में 4 AM या 5 AM से पढ़ना है, ब्रेन ज़्यादा वर्क करता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 o'clock से ना पढ़ें। हाँ, तो क्वेश्चन इज कि भाई मैं 4 बजे, हाँ बैठ जा, कि मैं सुबह 4 बजे से भी पढ़ना चाहती, मैं कहता हूँ सुबह 4 बजे से भी पढ़ो, बट 9 to 5 पक्का पढ़ो। क्योंकि इसीलिए ऐसा भी तो हो सकता था ना कि अगर 4 to 12 ही सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती, तो वर्ल्ड के सारे ऑफिसेस 4 to 12 होने चाहिए थे ना। भाई हम टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च करके या शेयर होल्डर्स के पैसे खर्च करके ऑफिसेस बनाते हैं, और आइडिया है कि उस ऑफिसेस से सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। तो हम गवर्नमेंट ऑफिसेज भी की फंक्शनिंग सुबह 4 बजे से 12 बजे कर सकते थे ना, ये तो किसी ने नहीं रोका था। तो रिसर्च ने ये बताया कि जो बेस्ट आउटपुट निकलता है वो 9 बजे से 5 बजे तक होता है, क्योंकि रिसर्च ने ऐसा बताया कि ह्यूमन बीइंग्स के जो बेस्ट आउटपुट निकलते हैं वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में निकलते हैं। वो डिफरेंट रीजंस, फिर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, देन यू आर रिकवर्ड, यू हैव योर माइंड इज फ्रेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन यू हैव गॉन थ्रू द होल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड ऑल, सब कुछ करके तैयार होते हो, तो यू आर रेडी टू रिसीव एंड ऑल्सो गिव योर बेस्ट आउटपुट। तो उसको मैं जॉब की तरह अगर देखूं अपने प्रिपरेशन को, तो कौन सा टाइम हुआ, 9 से 6 हुआ ना। उसको जॉब की तरह देखना है। एनीबडी एल्स? जी जी, पूछो समझ में आ जाएगा, मैं रिपीट कर दूंगा मैं। हाँ, अच्छा ठीक, हाँ दे दो। सर इंटरव्यू पैनल ऐसा कैंडिडेट में क्या टेस्ट करती है जिससे कि वो हम सर्विसेज के लिए आपको ही सिलेक्ट करें? मैं तो दूसरे विचारधारा का आदमी हूँ। नहीं सर, मतलब हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ समझ गया था क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है कि भाई इंटरव्यू में क्या देखते हैं, और मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ बार बार से, और मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। मेरा प्रपोजल है इंटरव्यू को स्क्रैप कर देना चाहिए सिस्टम से ही। जब इस तरह का हम एग्ज़ाम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें सब्जेक्टिविटी मिनिमम रखनी चाहिए, मिनिमम सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा डेटा है ये वो बताता है कि जिनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए वो अच्छे ऑफिसर्स थे, और जिनके इंटरव्यू में ख़राब मार्क्स आए वो ख़राब ऑफिसर्स थे? भाई वो इंटरव्यू में आने के बाद भी किसी के X मार्क्स आते होंगे, और किसी के 300 में 225 मार्क्स आते होंगे, और किसी के 300 में, अब पता नहीं मुझे कितने, 300 का होता है, 250 मार्क्स का करता है, कितने मार्क्स का होता है? हाँ 275 मार्क्स का होता है। तो 275 मार्क्स में शायद हाईएस्ट 225 मार्क्स आते होंगे, और लोएस्ट किन्हीं क्या 150 मार्क्स होते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या फील्ड डेटा ये बोल रहा है क्या कि जिसके 150 मार्क्स आए उसकी परफॉर्मेंस फील्ड में ख़राब है, और जिसके 225 मार्क्स आए उसके फील्ड में परफॉर्मेंस अच्छी है? कोई कोरिलेशन नहीं है। जब कोई कोरिलेशन नहीं है तो पुराने ज़मानों में एक चीफ जस्टिस थे इंग्लैंड के, उन्होंने चीफ जस्टिस जॉन फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने बोला था कि पब्लिक लाइफ में नॉट ओनली वी शुड बी डूइंग गिविंग जस्टिस, वी शुड ऑल्सो शुड बी परसीव्ड इन गिविंग जस्टिस। 1% भी परसेप्शन ऑफ सब्जेक्टिविटी जहां हो, उस चीज को अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस करना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि जब स्टाफ सर्विस कमीशन में इंटरव्यू नहीं, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप ए में क्यों इंटरव्यू, और यूपीएससी में क्यों इंटरव्यू?
तो अगर मैं तो बार बार इसी चीज़ को एडवोकेट करता हूँ कि इंटरव्यू को स्क्रैप करना चाहिए। हाउएवर जब रूल जो गेम है भाई, अब जो गेम है रूल का गेम, अब हमें तो रूल वो गेम को उस रूल के हिसाब से ही खेलना पड़ेगा। तो जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन इज ए पर्सनालिटी टेस्ट, इट्स नॉट ए नॉलेज टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी चीज मैं बोल रहा हूं, क्या मैं जो भी चीज बोल रहा हूं, क्या वो मेरे अंदर इंटरनलाइज हो गया है, या मेरे सरफेस पे है, या वो मेरे सरफेस पे है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये तुम्हारे सरफेस पे है, इज इट ए पाउडर और इज इट ए स्किन, समझ में आ जाता है। ये एक्सपीरियंस है ना, वो 30-40 साल से ये सब सुनते आ रहे हैं, 1000 लोगों के तो सुनते आ रहे हैं। तो मैं कैसे जो मैं बोल रहा हूं इंटरव्यू के समय, मैं कभी भी ऐसी कोई चीज ना बोलूं जिससे मैं इंटरनलाइज, मैंने उसको अपना स्किन नहीं बना लिया, मैंने पाउडर लेवल पे ही रखा हुआ है। तो वो कैसे होता है? वो वैसे ही होता है जब बस उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचता हूँ, अपने से बात करता हूँ उन चीज़ों के बारे में, तभी वो पाउडर स्किन में कन्वर्ट होता है। और वो करना है, अपने से बात करना है, बार बार सोचना है, वो कैसे पॉसिबल है? स्पेंडिंग टाइम। सबका आंसर घुमा फिरा के बैक टू 10 घंटे पर रोज। तो भाई कुछ सोचा, कुछ पढ़ा, इंटरनलाइज कर रहे हैं, बस अपने अकेले में अपना अपना चल रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। अच्छा ये बोलते हैं इंडिया को, वो बोल रहे हैं कि इंडिया को व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन इंडिया बिकम द मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए, हाँ सही है। और अब तो इतना अच्छा है, काश हमारे ज़माने में होता, हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाती। अब तो इतना अच्छा फ्रेंड अवेलेबल है, वो चैट जीपीटी फ्रेंड अवेलेबल है, कुछ भी डाउट है बीच में वो फ्रेंड से पूछते रहो बीच बीच में, और फिर वो फ्रेंड का क्रॉस चेक करना है कि वो फ्रेंड सही बोल रहा है कि नहीं, तो गूगल में जाके उस फिर से 1-2 बार और देख लो जाके। पर इंटरनलाइज करो, अपने आप से सच में पूछो, पाउडर लेवल पे, स्किन लेवल पे, पाउडर लेवल पे है कि स्किन लेवल पे। और जो भी चीज पाउडर लेवल पे है, कभी उसको मत बोलो इंटरव्यू में। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 21 साल का 22 साल का लड़का कोई क्विज कोई वर्ल्ड क्विज कंपटीशन चल रहा है क्या, कोई वहां पर पर्सनालिटी टेस्ट चल रहा है। कोई नोबडी एक्सपेक्ट्स एनीबडी टू नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। उसका कोर कितना अलाइन हुआ है, उसका कोर पब्लिक सर्विस के बारे में कितना अलाइंड है, उसका कोर देश के बारे में कितना सोचता है, उसका कोर सही है कि नहीं है। कि बस ऊपर ऊपर, मेरा एक बॉस बोला करता था, ऊपर ऊपर पाउडर टाइप है कि गए वो घर में आए, वो साफ वाफ किया, खत्म, सब बाहर हो गया, इंटरव्यू ओवर, ये सारा जो पढ़ा था वो सब भी बाहर। एनीबडी एल्स? मेरा क्वेश्चन आपके फील्ड के रिलेटेड है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि यूथ एम्पावरिंग हाउ टू द विकसित भारत, द गोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन 2047। ये पाउडर वाला क्वेश्चन है कि स्किन वाला क्वेश्चन है? नो सर, इट इज़ रियल क्वेश्चन। तो इतना बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं सोचना चाहिए। देश में, स्टेट में, सिटी में, फैमिली में, हमारे लिए जो सारे प्रिंसिपल सब जगह सेम है। मेरा देश कैसे प्रोग्रेस करेगा, तो देश को एक आदमी की तरह सोचो। मेरा स्टेट कैसे प्रोग्रेस करेगा, मेरा प्रोग्रेस एक आदमी की तरह सोचो। मेरी फैमिली कैसे प्रोग्रेस करेगी, मेरे भाई बहन, हम सब लोग कैसे प्रोग्रेस करेंगे, हम सबको मिलके एक आदमी की तरह सोचो। तब उसका आंसर मिलेगा। वही उसी आंसर को इधर उधर ये वो वर्ड, ये जार्गन, वो जार्गन कॉम्प्लिकेट बना के, सिंपल
कोई आदमी कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आज मैं कल से कैसे रिच हूँ, मैं कल हूँ, आज मैं प्रवीण आज हूँ, मैं कल और अमीर होना चाहता हूँ, मैं कैसे अमीर होऊंगा? मैं टाइम कम वेस्ट करूँ अपना, मैं उसी टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ और कम खर्चे में अपने ऊपर करूँ, कम खर्चों में वो ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, तो मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। तो वैसे ही विकसित भारत क्या है, कोई भी कंट्री का जीडीपी क्या है? समेशन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट कंट्री, बस। तो अगर सारे पूरे कंट्री के लोग ये सोचने लगे कि मैं कम खर्चा करूंगा और उसी कम खर्चे में ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा, तो हो गए विकसित। उसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट करके, ऐसे करके वैसे करके, हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहिएगा आप लोग बड़े होके, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक आदमी की तरह देखो और एक इंडिविजुअल की तरह देखो, और इंडिविजुअल कैसे प्रोग्रेस होता है समझो, अपने आप ही सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो वन ऑफ द रीजन, अगर उसको और थोड़ा सा थोड़े से बेटर वर्ड्स में बोला जाए, मोर एकेडमिक वर्ड में बोला जाए, तो इंडिया हैज सॉल्व्ड इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू स्किल, but India has to solve the problem of being conscious about quality of education, quality of skilling, quality of work. हमें एज ए इंडिविजुअल अपनी लाइफ में क्वालिटी के ऊपर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। मैंने 1 घंटे पढ़ाई की, मेरे 1 घंटे में ये मेरा मैक्सिमम आउटपुट था क्या मैं इससे ज़्यादा आउटपुट दे सकता हूँ? पुराने ज़माने में एक्सेस, मुझे पढ़ना क्या है, मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं, मेरे घर में ट्यूबलाइट है कि नहीं, मेरे पास मटेरियल है कि नहीं, तो एक्सेस वाज इशू इन 80s। अब विथ यूट्यूब्स एंड चैट जीपीटीज एंड गूगल्स, एक्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व है, क्वालिटी की प्रॉब्लम। So the journey to 2047 is a journey in each one of us कि हम कितना क्वालिटी कॉन्शियस हैं। हम अपनी लाइफ में क्वालिटी कॉन्शियस होना जरूरी है। हाँ यस। सर अभी यूपीएससी में जैसे ट्रेंड चल रहा है सीसेट का, तो सर सीसेट हमारे हिंदी माध्यम के लिए कितना बैरियर हो सका है अभी तक? ये सब बैरियर मन में है। ये सारे बैरियर 10,000 घंटे के बाद कोई बैरियर नहीं रहता। मैंने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, फिर मैं आईआईटी चला गया, तो आईआईटी में भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ज़्यादा। उसके बाद मैं तैयारी करने के लिए, एक बहुत छोटा सा टाउन है जो 5 घंटे दूर है बनारस से, मैं वहाँ पर रह कर तैयारी करता था। उन ज़माने में कोई यूट्यूब नहीं, कोई गूगल नहीं, कुछ नहीं, न्यूज़पेपर भी 2 दिन लेट आता था। मैंने अपनी लाइफ में इंग्लिश में एक पैराग्राफ इंग्लिश में किसी इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स के बारे में लाइफ में पहली बार मैंने वो पैराग्राफ लिखा, तो वो मैंने मेंस के एग्जाम में लिखा। उससे पहले ना मैंने आईआईटी में लिखा था, ना मैंने क्लास 12 तक लिखा था। जो भी 1-2 पैराग्राफ वो साइंस का लिखते थे, स्टेप्स ये वो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, फैक्टराइज AQ + BQ + CQ - 3 ABC टाइप्स। पहली बार 2 पैराग्राफ इंग्लिश में मैंने लिखे, वो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मेंस 1993 के एग्ज़ाम में लिखे। फिर बोलेंगे सर आप अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, ये IAS ऑफिसर को तो बड़ी एक बीमारी है मैं करने की। बट जो रिजल्ट आया, तो मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट मैथ्स में नहीं आया, मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट फिजिक्स में नहीं आया, वो भी मेरे 2 ऑप्शनल थे। आई गॉट ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन जनरल स्टडीज़। मेरा भी कंपटीशन था ना, स्टीफेंस से सारे पढ़े हुए थे, हिंदू वाले थे, स्टीफेंस वाले थे, वो दून प्लस स्टीफेंस, DPS RK-पुरम प्लस स्टीफेंस हिंदू, वो भी इंग्लिश मीडियम में लिख रहे थे, मैं भी इंग्लिश मीडियम में लिख रहा था। मैं तो लाइफ में कभी नहीं लिखा था। तो क्या हुआ,
क्योंकि मेरे पास वो हो चुका था तब तक, वो 10,000 घंटे वाला कंप्लीट हो चुका था, तो मैं इंडिया का बेस्ट बन चुका था ना। वो मुझे नहीं मालूम था तब ये सब थ्योरी वोरी, क्योंकि मैं घर गया, मुझे तो मालूम नहीं था। मैं यहाँ पर उस समय जिया सराय में आया, जिया सराय में उन्होंने बोला कि ये मटेरियल होते हैं, ये सब मटेरियल होते हैं, वो मैंने मटेरियल लेके मैं अपना आ गया घर पे। और फिर कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में बुक आती थी, मैगजीन आती थी, वो मैगजीन में उसमें पढ़ता था। और उसके बाद वो कोई रोज़ वो न्यूज़पेपर आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ता था बस। और आई गॉट, जब मैंने मार्क्स देखे तो फिर मैंने इधर उधर पूछा, तो मेरे आईआईटी के फ्रेंड बोला, तो हिंदी मीडियम में होके इंग्लिश में लिख के ऑल इंडिया हाईएस्ट इन जनरल स्टडीज। तो ये मैंने टॉक के शुरू में ही बोला था, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, पीपी मंत्रा, नो हिंदी मीडियम, नो इंग्लिश मीडियम, नो वर्नाकुलर मीडियम, पीपी मंत्रा इज ए मीडियम। हाँ, वही तो पूरा यही तो पूरी जर्नी है। तो वही है सब अंदर है, वो सब अंदर है। वो भी अपने आप को सोचने लगो, वो तो वही है, वही जर्नी है। बिलीव करो, ये जो बोल रहे हैं उसको बिलीव करो। अब वो वही जर्नी है। जब स्कूल कॉलेज शुरू होता था, फिर कॉलेज जब हमारा, जब याद है जब हमारे कॉलेज में हम रहते थे तो सेमेस्टर शुरू होता था, पहले 10 दिन और सब क्लास अटेंड कर रहे हैं, लग रहा है इस बार यही फर्स्ट आने वाला है सब समय। और पहला असाइनमेंट दिए, वो टीचर ने पहला असाइनमेंट दिया, सब ने करके दे दिया। अरे इस बार तो चेंज हुआ, घर में गया था, कुछ हुआ है, घर में कुछ बात हुई है, टेंशन हुई है, ये वो। 1 महीने बाद सब जो जाए वहाँ वापस। जिस आदमी के पास पहले दिन जो फायर से प्रिपरेशन शुरू की, लास्ट दिन तक जिसके पास फायर रही, वही सिकंदर है। अब कैसे रखनी है, ये तो अपने से ही बात करनी है भाई। अब मैंने इतना सारा बताया है सर। आप एक उस फील्ड में रह चुके हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, कुछ हम लोग उसी का बताया ना कि करो कि कोई भी चीज़ लाइफ में अगर करनी है तो 4 साल तक प्रिपरेशन के बिना नहीं होती। तो सर टाइम टेकन होता है ये चीज़ें। हाँ, तो होता है। तो इसको विश्वास रखना पड़ेगा, इसको बिलीव करना पड़ेगा कि 4 साल तक मुझे रोज़ जो 3 मंत्र बताए सर ने, 3 मंत्र मैं करूँगा, और 4 साल के बाद नहीं होऊंगा तो मेरा जो नुकसान हुआ उनको मैं ढूंढ के आऊँगा, 100 करोड़ रुपये सर से मांगूंगा। और सर घर वालों को कैसे उनको करेंगे? घर वाले सब तैयार रहते हैं। घर वालों को तकलीफ तब होती है जब वो देखते हैं कि भैया तुम मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत करने वाले हर एक बच्चे को हर एक माँ बाप सपोर्ट करता है। कोई उसने दुनिया देखी हुई है, उसे मालूम है कि तुम मेहनत करोगे। अब वो देख रहा है तुम घर आए हुए 3 दिन के लिए, शाम को रात को 9 बजे सो के सुबह 12 बजे सुबह उठ रहे हो, तो कैसे उसको कॉन्फिडेंस आएगा भाई। नेक्स्ट Sir, how to remove fear of public speaking? हर एक चीज़ मैं बताता हूँ। मैं जब यूएस में पढ़ने गया, मास्टर्स करने गया, तो मेरा जो प्रोजेक्ट पार्टनर था वो अमेरिकन सिविल सर्विस का टॉपर था, रैंक 1। वो तो प्रवीण तुम्हें कौन सी रैंक आई? मैं 20th रैंक। कहता मैं 1 हूँ। ठीक है, फर्स्ट रैंकर। हमारा पहला प्रेजेंटेशन हुआ प्रोजेक्ट का, उसने मेरे को प्रेजेंटेशन में जाने नहीं दिया जब तक 5 बार हमने वीडियो प्रैक्टिस नहीं की। वो कहता है प्रवीण, इंग्लिश तो तुम्हारी तो फॉरेन लैंग्वेज है, मेरी तो मदर टंग है। मैं तो अमेरिकन, ये तो मेरी मदर टंग है।
जब मैं बिना पांच बार प्रैक्टिस किए, बिना वीडियो देखे मैं नहीं जाता, तो तुम फॉरेन लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन करोगे? हर एक चीज का आंसर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक बार वो पिघलेगा -50 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक, अपने आप ही सब, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब -50 डिग्री से 0 डिग्री तक प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में शर्माना क्या? ये सारी शर्म है अपनी। वो हंसेंगे, अरे कोई नहीं है, वो नहीं, लाइफ लॉन्ग जो हंस रहे हैं वो हम लाइफ लॉन्ग हमारे साथ नहीं रहने वाले। लाइफ लॉन्ग जब हम लास्ट में हम लाइफ में रहेंगे तो हम अकेले ही रहेंगे। जो हंस रहा है उसके बाद उसको बियॉन्ड ए पॉइंट इतना सीरियसली मैं ले क्यों रहा हूँ? क्या वो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है क्या? हाँ यस सर। सर, हम आईएएस बनने से पहले बहुत सारी बातें सोच के आते हैं, क्या आपको आईएएस बनने के बाद वो मिला? तो किसी से भी बात करो, किसी से भी बात करो, किसी से भी बात करो, तुम पीवी सिंधु से बात करो, उससे पूछोगे यार बताओ तुम्हें ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिलना और वर्ल्ड, तुम शी वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑल्सो, पीवी सिंधु। तो तुम पीवी सिंधु से बात करो, धोनी से बात करो, यार तुम्हें वर्ल्ड कप जीत के तुम्हें कैसा लगा, और पीवी सिंधु से पूछो कि तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बन के कैसा लगा। कभी पूछना, कभी अगर मिल जाओ कभी एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन पे, फिर याद करना कि मैंने क्या बोला था क्लास में। दोनों लोग ये बोलेंगे दैट वाज ए गुड फीलिंग, बट द बेटर फीलिंग वाज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। वही जॉब के लिए भी है। क्या आउटकम है, दैट डजंट गिव यू ए किक। व्हाट गिव्स यू ए किक इज कि आज मैंने उसके लिए इतनी प्रिपरेशन की। तो जो प्रिपरेशन के लिए सच है, जो मैच के लिए सच है, वो आईएएस के लिए सच है। I every day did I enjoy putting myself, committing myself for betterment of my country. That gives you a kick, not the outcome and the, वो भी देता है, उससे भी आता है, आ जाता है, satisfaction आता है, पर ज़्यादा हमेशा process gives you a bigger kick than the outcome. Yes, ये दुनिया के किसी भी फील्ड में सच है। या हाँ, यस सर, लास्ट। हाँ, बोर्डम क्यों है? लाइफ इतनी एक्साइटिंग जगह है, बोर क्या है? वही है, दैट्स व्हाट आई, जो मैंने बोला ना उसको ध्यान से। अब तुम सोचो पीवी सिंधु सोचो, या धोनी को सोचो, या विराट कोहली को सोचो। वो क्या है, वो पीवी सिंधु सोचो, रोज जाके वो हैदराबाद में बैडमिंटन कोर्ट में जाओ, रोज अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही उठे फिर सही शुरू, पीछे से उसकी स्मैश की प्रैक्टिस, ड्रॉप की प्रैक्टिस। बट इफ यू टॉक टू देम दे विल ऑलवेज से कि मेरी प्रैक्टिस गिव्स मी मोर एक्साइटमेंट देन द सर वो तो आप सही कह रहे हो, बट वो प्रिपरेशन के टाइम पे मतलब ये सब ना, सब सोच है। नहीं, जैसे कि मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं ना कि इन सब चीज़ों को मैं कैसे इंटरनलाइज करूँ। भाई इसके लिए तो पूरा 2 साल का कोर्स होता है, एमबीए यही कोर्स होता है कि ये चीज़ तो अच्छी है। लोग बोलते हैं ना कि एमबीए में और बाकी ग्रेजुएशन में क्या फ़र्क है। बाकी ग्रेजुएशन में हमें मालूम चलता है ये क्या है, वो क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, श्रोडिंगर प्रिंसिपल क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल क्या है, कंप्यूटेशन थ्योरी क्या होती है। मैनेजमेंट में वो नहीं पढ़ाते। मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं ये सब हमें मालूम है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल मालूम है हमें, कैसे मैं अपनी पर्सनालिटी में लाऊं, कैसे इसको इंटरनलाइज करूं। ये तो 2 साल का कोर्स है, मैं 2 मिनट में नहीं। मेन थिंग उसमें ये है, एक मूवी थी गाइड, देखिए देवानंद की, देखिए देवानंद, उस गाइड में क्या था,
कि जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बताता हूँ, उस मूवी में क्या था कि देवानंद, लेट्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द मूवी, डोंट पुट ये वैसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, लेट्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द मूवी। देवानंद एक चोर था, तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, वो जाता है, भागता भागते हुए जाता है, वो एक मंदिर में जाता है, तो उसमें एक पुजारी होता है। वो पुजारी हमेशा घूंघट में रहता था, तो पुजारी बोलता है कि आज मैं मरने वाला हूँ और लोगों ने किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा है, तो तुम मेरी जगह पुजारी बन जाओ और मैं इस कुएं में कूद जाता हूँ और किसी को मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आज मैं मरने, मुझे मालूम है मैं पुजारी हूँ, मुझे मालूम है मैं नहीं। वो कुएं में कूद जाता है और वो घूंघट करके ये अब नए पुजारी बन गए। देवानंद को गांव वालों को मालूम नहीं। 3 साल तक वो पुजारियों की तरह बिहेव करते रहता है और 3 साल के बाद उसका एक दोस्त आता है, जो चोर होता है, उसे वो उसके घूंघट के अंदर दिख जाता है वो देवानंद है। तो रात को देवानंद के पास आता है और बोलता है, ये गाइड थी या कोई और एक और मूवी थी शायद, मैं क्रोधी थी, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, वन ऑफ दिस मूवी। तो वो आता है उसके पास, वो बोलता है कि चलो भाग जाते हैं सारे गहने लेके भगवान के। वो कहता है नहीं, ये गलत है, ये सारी गलत चीज़ें। तो मूवी का मैसेज था कि जो चीज़ मुझे बननी है उसके बारे में अगर मैं प्रैक्टिस ही करूं, एक आर्टिफिशियल प्रैक्टिस ही करूं, एक आर्टिफिशियल बिहेवियर भी करूं 2-3 साल तक कंटिन्यूअसली, तो मैं वैसा बन जाऊंगा। आई फोर्स माई सेल्फ कि मुझे बहुत कोई चीज़ खाने में अच्छी नहीं लगती, करेला है अच्छा नहीं लगता, मैं रोज खाऊंगा, बहुत स्वादिष्ट है, एक दिन मुझे स्वादिष्ट लगने लगेगा। सो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती पर मुझे मालूम है मेरे लाइफ के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, डिज़ायरेबल है, बट मेरे पास है नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे बस अपने मन को बार बार बोलना है, अच्छी लगनी चाहिए, मुझे अच्छी लगनी चाहिए, और एक दिन वो अपने आप। तो उसका तरीका वही है, मुझे बोर नहीं होना है, रोज बोल। बोर्डम वो केस में नहीं मैं बात कर रहा था, मैं जैसे कह रहा हूँ कि डेली मतलब प्रिपेयर कर रहे हो तो एक तरीके का मेंटल एग्जॉशन टाइप का आ ही जाता है वो प्रैक्टिकली। अगर मैं बात करूँ सबको पीवी सिंधु का नहीं आता तो नहीं, तो मैं वही उसी चीज़ का तो सॉल्यूशन मैं आपसे मांग रहा हूँ ना। सब सॉल्यूशन इज वो जो था ना पहले, ये पढ़ते रहो रोज। देखो 500 करोड़ 700 करोड़ लोगों के 700 करोड़ फिंगरप्रिंट, 700 करोड़ लोगों के 700 करोड़ आइरिस, 700 करोड़ लोगों के 700 करोड़ तरीके की सोच। ओवरऑल बता सकता हूँ, इतना स्पेसिफिक क्या। मैं अपना बता सकता हूँ। मैं अपने आप को ये बोलता था कि बस मुझे करना है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। हाँ तो फिर छोड़ दो ना, फिर नहीं आता ना, सारे क्वेश्चन के आंसर थोड़ी ना मेरे पास है यार। तो नहीं इतनी बार 3 बार समझ के भी नहीं कर पाया इसको तो नहीं, मेरा क्वेश्चन आप कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास चल रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, कंसिस्टेंसी और ये सब तो समझता है मुझे भी, ठीक है। तो हुआ क्या कि लास्ट 1 वीक से मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, घर जाकर रिवीजन भी कर रहा हूँ, नोट्स कर रहा हूँ, अपनी ऑप्शनल की भी क्लास ले रहा हूँ, बट वेक सा लग रहा है मुझे, वेक सा लग रहा था, मतलब ये वाली क्या आपको, ये वाली स्लाइड क्या है लगा, ये स्लाइड वही तो कॉन्शियसनेस को कैसे मेंटेन करें इस बोर्डन के पीरियड में। हाँ, तो उसमें यही बिलीव करना है कि मैं -50 डिग्री से 0 डिग्री एक दिन आएगा। होप के ऊपर करना है, वो कब आएगा नहीं मुझे मालूम है ना, हमें नहीं मालूम है, बट वो सवेरा आएगा, इसको बिलीव करना है। बोर्डम कब आएगी? जब माइंड ये बोलता है वो सवेरा कभी नहीं आएगा। मुझे ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, एक दिन चमकेगा और पूरा समझ में आने लगेगा।
वो दिन आएगा अगर मैं इसको हीट करते रहूं और एक 1 डिग्री तक ले आऊं, बट किस दिन वो 1 डिग्री आएगा नहीं मालूम, क्योंकि कोई आदमी -50 डिग्री पे, कोई -40 डिग्री पे, -30 डिग्री पे हो, पता नहीं मैं किस डिग्री पे हूं, बट वो आएगा। जैसे कि पता नहीं इंजीनियर्स आप लोगों में कितने लोग हैं, इंजीनियर्स में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, बहुत उसमें क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में तुम्हें वो विजुलाइज करना होता है वो ब्लॉक सॉलिड की तरह, तो मतलब ये कोन है और क्यूब से ऐसे मिक्स हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को वो नहीं उसका क्रॉस सेक्शन कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है ये भी हॉलो है वो भी हॉलो है, जबकि दोनों सॉलिड है। जब दो सॉलिड कैसे क्रॉस करेंगे तो कैसा लगेगा, ये विजुलाइजेशन नहीं होता, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, एक दिन सडनली वो दोनों हॉलो क्यूब और हॉलो कोन सॉलिड दिखने लगेंगे दिमाग में, और जिस दिन वो सॉलिड दिखने लगेंगे तो ए पढ़ा नहीं समझ में आया, बी पढ़ा नहीं आया, सी पढ़ा नहीं समझ में आया, डी पढ़ा नहीं समझ में आया, जेड तक पहुंचे, और जेड में पहुंचे तब चमका, फिर ABCDEFGH सब समझ में आने लगेगा। तो मैं ए समझ में नहीं आ रहा, बी समझ में नहीं आ रहा, सी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ना नहीं है, बार बार पढ़ो बार बार पढ़ो बार बार पढ़ो, एक दिन चमकेगा। जब टिपिंग पॉइंट की बात हो रही थी ना, एक दिन वो लिक्विड बनेगा, फिर सारा -50 डिग्री से लेके -1 डिग्री तक की जर्नी सब समझ में आने लगेगी। ओके ओके डियर, आई थिंक आई टुक मैनी क्वेश्चंस। अगर कोई भी, मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत सारे मल्टीपल काम करता रहता हूँ, मुझे नहीं, आई एम नॉट अश्योरिंग दैट आई विल बी एबल टू रिप्लाई एवरीथिंग, बट कभी भी कोई डाउट हो, बट आई एम शेयरिंग माई मोबाइल नंबर विथ प्रॉमिस कि अगर मैं अपनी तरफ से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, बट अगर नहीं कर पाया तो गुस्सा नहीं होना है, दैट्स द ओनली थिंग। 10,000 घंटे के बाद वो कॉम्पनसेशन वाली बात करूंगा बस। भाई प्लीज ये बढ़िया, ये बढ़िया भाई, तुमसे ज्यादा दे दिया हमरा भी चेहरा आने दो प्लीज यार, सर सबको बैठा दीजिए भाई, थोड़ा लंबे जो होते हैं वो पीछे चले जाते हैं, सब बैठ जाइए।